काफ़ी ज़्यादा इंतख़ाबात को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मंज़र आम पर भी आई हैं। सेनेट का इजलास था, उसके अंदर ख़ास तौर पर जब जो वक्त मुख्तस किया गया इंतख़ाबात जो हालिया इंतख़ाबात 2024 के हुए उसके ऊपर बात करने के लिए, तो पीटीआई के जो सेनेटर्स थे उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। सेनेटर ओन बप्पी जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी मुझे उठाया गया और उसके बाद मेरे से बयान दिलवाया गया, फिर मुझे छोड़ दिया गया, मेरी फैक्ट्री गिर गई, घर गिर गया, मैं एक लाश बन चुका हूँ। भाई आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपको किसने उठाया, किसके कहने पे आपने बयान दिया और क्यों बयान दिया। जब आप इमरान खान के इतने डाई हार्डर आज अपने आप को रो धो के साबित कर रहे हैं, तो फिर भाई आपने किसके कहने पे बयान दिया और क्यों दिया। जी नाज़रीन, मैं हूँ नईम कैसर और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंतखाबात को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर भी आई हैं। जो सेनेट का इजलास था उसके अंदर ख़ास तौर पर जब जो वक्त मुख्तस किया गया इंतखाबात जो हालिया इंतखाबात 2024 के हुए उसके ऊपर बात करने के लिए, तो पीटीआई के जो सेनेटर्स थे उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। आपने सेनेटर ओन बप्पी जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी मुझे उठाया गया और उसके बाद मेरे से बयान दिलवाया गया, फिर मुझे छोड़ दिया गया, मेरी फैक्ट्री गिर गई, घर गिर गया, मैं एक लाश बन चुका हूँ। भाई आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपको किसने उठाया, किसके कहने पे आपने बयान दिया और क्यों बयान दिया। जब आप इमरान खान के इतने डाई हार्डर आज अपने आप को रो धो के साबित कर रहे हैं, तो फिर भाई आपने किसके कहने पे बयान दिया और क्यों दिया। कि आपकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं थी कि आपको बयान देने पे कोई भी कहेगा, कल को फिर कोई और आ जाएगा वो आपको कहेगा कि आप कह दें कुछ और, मतलब तो फिर आप वो भी कह देंगे। तो इस वक्त इंतखाबात को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि इंतखाबात 2024 जिसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जिनके पास पीटीआई चल के भी गई मदद मांगने के लिए और उन्होंने बड़ा दिल किया, अपने घर के दरवाजे खोले बकौल उनके और उन्होंने उनको एक्सेप्ट भी किया, वेलकम भी किया। तो फिर इंतखाबात 2024 के बारे में मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि आलमोस्ट वही मैंडेट जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिला जो इससे पहले 2018 के इंतखाबात में मिला। कुछ कम बेश ऊपर नीचे हो गया और ये बात इरफान सिद्दीकी साहब ने भी, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी सेनेट में यही बात की है। अब इशू ये है कि इंतखाबात को मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? इसके फ़वाइद क्या होंगे? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक बड़ा अहम नुक्ता जो है वो उठाया कि 1977 के जो हालात हैं, 1977 के जो हालात हैं, वो मुल्क में पैदा करने की कोशिश की गई और पूरी एक सोशल मीडिया पे कैंपेन की गई। उसमें आप देख लीजिए, लियाकत अली चट्टा साहब कमिश्नर रावलपिंडी हों, उसमें आप फॉर्म 45 हो, उसमें आप देखिए कि इस्लामाबाद के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको बड़ा फ़तह करार दिया गया। अब देखिए, मैं आपको ये ख़बर भी आज बताता हूँ कि ये फ़ैसला जो है वो बरकरार नहीं रहेगा। ये मैं आपको जो मेरे लीगल एक्सपर्ट्स के साथ जो मेरी अपनी बात हुई, उनका ये कहना है कि एक तो इसमें बाइंडिंग कोई नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, वो रिज़ल्ट भी फाइनली अनाउंस करेगा और गज़ट नोटिफ़िकेशन भी होगा जिस दिन इसका ड्यू डेट आ जाएगी। जिसको फ़तह के शादियानों के तौर पर मनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये वो सारे मामलात उस तरह से नहीं है। ये सिर्फ़ सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई ख़बरें और एक कैंपेन है, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। हाँ, ये जो 19 हम वो बात कर रहे थे कि 1977 क्यों ये कहा जा रहा है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात है। जो फैसल जवेद सेनेटर जब पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने वहाँ से फ़ास्टी ज़मानत ली, तो बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा हर बात अब पीछे है, सिर्फ़ इमरान खान को बाहर लाना है और उसकी कोई भी कीमत हो, ये वर्डिंग उन्होंने कहा, उसकी कोई भी कीमत हो, तो उसको हम जो है उस हर वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। यानी मुल्क में अफरा-तफरी, मुल्क में बेचैनी, मुल्क में जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उन तमाम चीज़ों को जैसे पहले भी पीटीआई स्टेक पे लगाती रही, अब भी वो लगाने के लिए तैयार हैं और इसी कीमत पर जो है वो ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके जो आने वाली हुकूमत है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको बहुत सारे ऐसे फ़ैसले करने हैं, इकोनॉमिकल फ़ैसले जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो दो धारी तलवार की तरह लटक रहे हैं। इस जो भी हुकूमत बनाएगा, अभी तो ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो हैं वो मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन जो भी हुकूमत संभालेगा उसको इस दो धारी तलवार के ऊपर से गुज़रना है
और अवाम पे ज़ाहिर बात है इसके असरात होंगे। लेकिन इससे पहले पहले इन सारे फैसलों तक पहुंचने से पहले, बजट तक पहुंचने से पहले पीटीआई की पूरी कोशिश ये है कि वो हुकूमत को जितना जल्दी हो सके अंडर प्रेशर कर लें और उसमें ये कहा जाए कि जी अगर तो आप ये वाली बात जो फैसल जवेद ने कही कि जी अगर तो इमरान खान बाहर है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम ना मुल्क चलने देंगे, ना इकॉनमी चलने देंगे, ना मुल्क में रिलीफ देने देंगे, आवाम के लिए कोई ऐसा जो है वो चीज़ पैदा नहीं होने देंगे। तो अब ये है कि एक और भी बड़ा अहम नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि पीटीआई जो है वो केपीके के इंतखाबात को तो बिल्कुल ठीक समझती है क्योंकि वहाँ उनकी मेजॉरिटी आ गई है। पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के इंतखाबात को वो ये समझते हैं कि ये शफाफ नहीं हुए और पंजाब उनका मेन फोकस है, इसको क्यों हिट किया जा रहा है, इसलिए कि पंजाब की आवाम जो है उसके बारे में ये कहा जाता है, लाहौर जैसे अर्बन सिटी के ऊपर ये इल्ज़ाम कि जी आपने सही नुमाइंदों को चुना नहीं, आपने यहाँ सही प्रोसेस नहीं किया। भाई यही प्रोसेस जो है वो तमाम मुल्क में हुआ है और अगर इस प्रोसेस को के तहत ही केपीके में पीटीआई को हुकूमत जो है वो मिलने जा रही है, तो पंजाब में उसी प्रोसेस के तहत मुस्लिम लीग नून क्यों हुकूमत नहीं बना सकती, सिंध में पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बना सकती, बलूचिस्तान में जो है जिन पार्टियों को पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को, मुस्लिम लीग नून को जो मैंडेट मिला है वो क्यों उसको एंटरटेन नहीं कर सकते। सो इसलिए कि एक ही चीज़, एक ही बात और एक ही मौक़िफ़ है आपका और वो ये है कि मैं ना मानूँ और मेरे अलावा कोई नहीं। अब फिर आपने कहा कि हम मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे, उमर अयूब साहब ने कहा जी हम केपी में हुकूमत बनाएंगे, हम बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाएंगे, हम पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। तो भाई किसी ने रोका आपको? आप क्यों नहीं इस हुकूमत को बना पा रहे? आप ये भी तो अवाम को बताइए कि अब आप वो एक गर्दान उसके जवाब में ये कहते नहीं हमारी 180 सीटें, भी 180 सीटें जो हैं वो आपको कहीं तो प्रूव करना है। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो लगभग 20 से 22 के दरमियान है, तो 180 सीटें कैसे हो गई? क्या उसके लिए कोई कंप्लेन की गई? क्या उसके ऊपर कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया पीटीआई की तरफ से कि जिसमें वो ये कहें कि हमने ये सीटें क्लेम कर दी हैं? जो रेलेवेंट फोरम्स हैं सोशल मीडिया से हट के, वहाँ तो गया नहीं कोई अभी तक और किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि ये सीट मेरी थी, मैं जीता हूँ या फलां हार गया, तो उसको कैसे आप फाइट करेंगे? फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू इसमें और भी है, उसके ऊपर मैं डिटेल में जो है वो बात करूँगा अगले व्लॉग में, कि ये जो मिनॉरिटीज़ और वीमेन सीट्स हैं पीटीआई वो भी खो चुकी है, लेकिन वो कैसे खो चुकी है वो एक टेक्निकल पूरा एक प्रोसेस है, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक व्लॉग जो है हम पूरा इसके ऊपर करेंगे और आपको बताएंगे कि पीटीआई जो अपने आप को ये समझती है कि हम अक्सरियती जमात है, उन्होंने वो तमाम जो तरीक़ाकार है सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों को बताया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अपनाया कुछ नहीं। ऑन ग्राउंड फिर वही है काम, ऑन ग्राउंड फिर वही ब्लैंक सारे मामलात हैं और वही ना तजर्बाकारी और वही पॉलिटिकल चीज़ों से नाशनाई है। तो अब ये देखिए कि जब आप चीज़ों को सिर्फ सोशल मीडिया पर क्लेम करते हैं और उनको पॉलिटिकली जो आपको हिकमत अमली बनानी है वो नहीं बनाते, तो फिर आप इसी तरह चीज़ें लूज़ करते हैं। जब आप चीज़ें लूज़ करते हैं तो उसका सारा मलबा, सारा ब्लेम आप दूसरों पे डालते हैं। आप कहते हैं उसने नहीं ये किया, उसने, भाई किसी ने कुछ नहीं करना था, आपको कुछ प्लेट में रख के तो नहीं देना था आपको। और फिर ये देखिए कि पीएमएलएन जब आप कह के लगा रहे थे, मैं बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि आपने देखा कि टीवियों पर आके वुज़रा जो है वो कहा करते थे आज फलां पकड़ा जाएगा, ये होगा, वो होगा, अब इनको हम ये करेंगे, वो करेंगे। आज आपको कोई ये नहीं कह रहा, आपको फिर भी एक ओपन फील्ड दी जा रही है और आज मौलाना का बड़ा गिला जो है वो उसकी शोर है, बड़ा उसकी गूंज है कि जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कहा था कि केपीके में किसी को मौका ना दें, ये एक दफ़ा मौका मिल गया तो फिर केपीके वापस हमारे हाथ में नहीं आएगा। आज मौलाना फजलुर रहमान फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि मैंने कहा था, हालांकि वो पीटीआई उनको मिलने गई, फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने कहा था मियां नवाज शरीफ से कि वहाँ हुकूमत बना ली जाए, 2-3 अरकान का मामला है इधर उधर से ले लिए जाए और उनको जो है उनसे मिलकर हम हुकूमत बना लें। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, ये असूली सियासत के ख़िलाफ़ है। बहरहाल सियासत में असूल जो है वो ज़ाहिर बात तो होने चाहिए और किसी भी चीज़ में असूल तो होने चाहिए, लेकिन आज जो गिले और जिस तरह से कंपेन की जा रही है, मेरा ख़्याल आज मियां नवाज शरीफ को भी ये बताया जा रहा है कि सियासत में असूल नामी कोई चीज़ नहीं होती। सियासत जो है वो सिर्फ मुफादात का गढ़ है और अगर आपका मुफाद जो है, जो आपको हासिल हो सकता है, वही सियासत है।
अदरवाइज़ अगर किसी और ने कुछ इसमें हासिल कर लिया है, कोई मैंडेट हासिल कर लिया है, कोई सीट हासिल कर लिया है, तो वो किसी सूरत भी जो है वो गिनी नहीं जाएगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर किया जाना चाहिए कि जिसका जहाँ जो मैंडेट है उसके मुताबिक हमें सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए, मुल्क ताकि आगे बढ़े, जमहूरी अमल आगे बढ़े और जो जमहूरियत है वो प्रिवेल करे। जमहूरियत प्रिवेल करेगी ही तो ये मुल्क आगे चल सकेगा और जमहूर की आवाज़ जो है वो मजबूत हो सकेगी। इसके साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। फर्दर डिटेल्स और ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।